इन दोस्तों आइए इस वीडियो में बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी और ब्रह्मांड में तारा कैसे अस्तित्व में आया था और तारा बनने के बाद कैसे गैलेक्सी बना और गैलेक्सी बनने के बाद कैसे सुपर क्लस्टर बना और तारामंडल, नक्षत्र और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इन सब को जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि तारा क्या है, तारा आखिर में बना कैसे। तो तारा को बनने के लिए यानी किसी भी आकाशीय पिंड को तारा कहने के लिए उसके पास दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले या तो उसमें स्वयं का प्रकाश होना चाहिए और स्वयं का प्रकाश भी है तो उसमें स्वयं का हीट होना चाहिए यानी ऊष्मा होना चाहिए। और जब यह दोनों किसी आकाशीय पिंड के पास होता है तो उसे तारा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्य है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है क्योंकि सूर्य के पास अपना हीट और उस प्रकाश दोनों है। लेकिन पृथ्वी भी तो अंतरिक्ष में ही है, लेकिन पृथ्वी को हम लोग क्या बोला जाता है, तारा नहीं कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। आइए अब जानते हैं कि यह तारा कैसे बना। तो तारा सबसे पहले, तारा बनने से पहले वह तारा विरल गैस का गोला था, यानी विरल गैस का गोला था। अंतरिक्ष में वैसे ही घूमता रहता था। अंतरिक्ष में घूमने के बाद वह जैसे तारा घूमता रहता था तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगा। गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण वह पास आने लगा। पास आने के कारण वह नेबुला का आकार ग्रहण कर लिया, यानी नेबुला यानी निहारिका का रूप धारण कर लिया। निहारिका का जैसे रूप धारण किया तो उसमें न्यूक्लियस फ्यूजन अभिक्रिया होने लगा। न्यूक्लियस फ्यूजन अभिक्रिया होने के कारण वो हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा। हाइड्रोजन जो था उसमें उसका जो ईंधन था वो हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा। हीलियम में बदलने के कारण उसमें आग लग गया। आग लगने के कारण उसमें वह जो गैस था वह प्लाज्मा अवस्था में चला गया, यानी उसका हीट बहुत अधिक हो गया। अधिक होने के कारण वह प्लाज्मा अवस्था में चला गया और प्लाज्मा अवस्था में होने के कारण वह तारा बन गया। तो तारा बनने के लिए हम कहे थे कि प्रकाश और ऊष्मा होने की और मतलब ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रकाश और ऊष्मा की आवश्यकता होती है तारा बनने के लिए। तो यहाँ से हमें मिल गया तारा, प्रकाश और ऊष्मा। न्यूक्लियस फ्यूजन जब हुआ तो वह तो प्लाज्मा बना तो ऊष्मा मिल गया और न्यूक्लियस फ्यूजन हुआ तो वह प्रकाश मिल गया। ऊष्मा मिलने के कारण ही प्रकाश मिल गया। तो यहाँ से तारा बन गया। और तारा बनने के बाद मान लीजिए अब जवान हो गया तारा, यहाँ पर उसका जन्म हुआ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा हुआ, यहाँ पे जवान हो गया। जवान होने के कारण मान लीजिए उसमें अब वो वैसे ही थोड़ी ना रहेगा, वो अभी थोड़ा बूढ़ा होगा। तो वैसे वहाँ पे जब इसका फ्यूल खत्म होता है, एनर्जी यानी इसका ऊर्जा खत्म होता है, फ्यूल यानी इसका ईंधन। आप कहेंगे ईंधन क्या होता है? ईंधन इसका जो हाइड्रोजन से हीलियम में बदला था उसे ही ईंधन कहते हैं। तो जब यह इसका ईंधन समाप्त होने लगता है तो यह रेड जेंट का रूप धारण कर लेता है। रेड जेंट यानी लाल दानों का रूप धारण कर लेता है। जब लाल दानों का रूप धारण कर लेता है तो मान लीजिए वैसे थोड़ी रहेगा। तो इसका भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने चंद्रशेखर रेखा की खोज की थी। उन्होंने कहा था कि यदि जो रेड जेंट है वह सूर्य से यानी तारा से यदि 1.44 गुना छोटा रहेगा तो वह व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। यदि बड़ा रहेगा, यदि 1.44 गुना से बड़ा रहेगा तो वह सुपरनोवा यानी अभिनव तारा बनेगा। यदि रेड जेंट से यानी सूर्य से रेड जेंट 1.4 गुना छोटा है तो वह व्हाइट ड्वार्फ बनता है और इसका फ्यूल खत्म होने के बाद यह ब्लैक ड्वार्फ बनता है और इसके बाद यह समाप्त हो जाता है। तारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और यदि 1.44 गुना से बड़ा होता है सूर्य से रेड जेंट, लाल दानव सूर्य से 1.44 गुना से बड़ा होता है तो वह अभिनव तारा बनता है। यानी अभिनव तारा यानी सुपरनोवा जिसे कहते हैं। सुपरनोवा अब इसका फ्यूल खत्म होता है तो यह बड़ा आकार का रहता है। फ्यूल खत्म होने के बाद यह फट जाता है। फटने के कारण इसमें विस्फोट होता है और फट जाता है। फटने के कारण यह 4 भागों में बंटता है: पल्सर तारा, न्यूट्रॉन तारा और न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। तो न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर का खास उतना कोई काम नहीं है, लेकिन आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर उतना काम नहीं है और ब्लैक होल क्या होता है इसके बारे में आइए बताते हैं। तो ब्लैक होल जो होता है उसका डेंसिटी बहुत अधिक होता है। डेंसिटी अधिक होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अधिक होता है। यहाँ का मिट्टी, 1 चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के बराबर होता है। अगर किसी के ऊपर फेंक दिया जाए तो वह कहाँ जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो जो ब्लैक होल होता है उसका डेंसिटी बहुत अधिक होता है। डेंसिटी अधिक होने के कारण गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है और जब गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा तो यहाँ कुछ भी चीज भेजिए, प्रकाश, यहाँ तक कि प्रकाश भी भेजिए वह वापिस नहीं आएगा। तो यहाँ कुछ भी चीज जाता है वापिस नहीं आता। यह सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। अगर इससे कोई भी चीज अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमता रहता, स्वतंत्र रूप से घूमता रहता, अगर इससे कोई भी चीज टकरा गया तो इसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इससे जो टकराया उसका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। मान लीजिए अगर पृथ्वी अगर इससे टकरा गया तो पृथ्वी से
बीचों बीच में फाड़ते हुए जाएगा। अगर ब्लैक होल पृथ्वी से टकराया तो उसके बीचों बीच में से फाड़ते हुए जाएगा और पृथ्वी की जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय हो जाएंगे और पृथ्वी का विनाश तय है। इसलिए यह बहुत खतरनाक ब्लैक होल होता है। तो ब्लैक होल के बारे में जाने और इसके बाद ब्लैक होल समाप्त हो जाता है। यहाँ पे जब गैलेक्सी में चला जाता है तो ब्लैक होल समाप्त हो जाता है। तो ज्यादातर ब्लैक होल गैलेक्सी के बल्ज में रहते हैं। तो आइए बताते हैं कि गैलेक्सी होता क्या है। तो गैलेक्सी, जब मान लीजिए एक तारा था तो उसे तारा कहते थे, 2 तारा हो गया, 3 तारा, कई ताराओं का समूह हो गया। तो ताराओं के समूह को ही हम गैलेक्सी कहते हैं, यानी आकाशगंगा कहते हैं। हमारा जो सूर्य है, यानी हमारा जो पृथ्वी है, वह मिल्की वे नामक गैलेक्सी में रहती है। और मिल्की वे के सबसे पास में जो गैलेक्सी है उसे एंड्रोमेडा यानी देवयानी गैलेक्सी कहते हैं। और देवयानी के जो पास में है उसे NGC 33 कहते हैं। NGC 33 उस गैलेक्सी का नाम है NGC 33। जब तीनों आपस में मिलते हैं तो सुपर क्लस्टर बनाते हैं। जब सूर्य हम लोगों के मंदाकिनी यानी ये जो गैलेक्सी है मिल्की वे उसका एक चक्कर पूरा करती है तो वह तब उसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं। जब सूर्य उसे एक चक्कर पूरा कर देता है गैलेक्सी का, अपने गैलेक्सी का मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है तो उसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं। यह 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर सूर्य पूरा करता है। अब इसके बाद जानते हैं कि तारामंडल क्या है। तारामंडल 89 सूर्य से दूरी पर स्थित अंतरिक्ष में सूर्य से दूरी पर स्थित 89 ताराओं के समूह को तारामंडल कहते हैं। 89 ताराओं के समूह को तारामंडल कहते हैं। आप लोग तारामंडल में गए भी होंगे, आशा करता हूं कि देखे भी होंगे कि तारामंडल किसे कहते हैं। और इसके बाद आता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सदैव पृथ्वी को उत्तर दिशा में रहता है। पृथ्वी पर कहीं भी खड़े हो जाइए और उत्तर दिशा की तरफ से देखिए, और उसे देखने के लिए हमें सप्तऋषियों का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि कहीं भी जाकर देख लीजिए, उत्तर दिशा में खड़ा जाइए, ये ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा को देखने के लिए हमें सप्तऋषियों का प्रयोग किया जाता है। तो सप्तऋषि किसे कहते हैं आइए जानते हैं। 7 ऋषियों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि जो होता है, 7 ऋषियों के समूह को हम सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि भी 2 प्रकार का होता है, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। उर्सा मेजर जो होता है उसके ठीक पीछे ध्रुव तारा होता है और उर्सा माइनर जो होता है उसके ठीक आगे ध्रुव तारा होता है। तो ध्रुव तारा आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। पृथ्वी के उत्तर दिशा में खड़े हो जाइए और देखिए कि सप्तऋषि जहां 7 ऋषि मतलब 7 तारा मिलते हैं, वहां से जब देखेंगे तो उर्सा मेजर यानी जब वो सप्तऋषि 2 प्रकार के होते हैं, उर्सा मेजर अगर बड़ा होगा तो उसके ठीक पीछे होगा, अगर उर्सा माइनर यानी छोटा होगा तो उसके ठीक आगे होगा ध्रुव तारा। अब इसके बाद जानते हैं कि नक्षत्र क्या होता है। सूर्य से नजदीकी यानी अंतरिक्ष में सूर्य से नजदीकी 27 ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसका प्रयोग ज्योतिष वाले लोग करते हैं। अगर कहेंगे तो इसके बारे में बता देंगे अगले वीडियो में, बट इसका कोई ज़्यादा खास प्रयोग नहीं होता है। अब आइए बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हुई थी, यानी बिग बैंग थ्योरी था। यानी यह बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, आइए इसके बारे में बताते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी एक मान लीजिए लड्डू के समान काम करती है। बिग बैंग थ्योरी मान लीजिए एक लड्डू है, ऐसे एक लड्डू है, उसमें पूरा दाना रहता है। दाना यानी उसे बुनिया कहते हैं। तो वह दाना लगा रहता है। जब उसका बाहरी खिंचाव यानी उसको हम लोग बाहर से दबाते हैं तो वह कई प्रकार के कण में टूट जाता है, यानी छितर जाता है। ऐसे ही छितर जाता है, उसके बीच में स्पेस बन जाता है। स्पेस को ही हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं और जो कण है उसे तारा कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार बिग बैंग थ्योरी भी काम किया। इस सिद्धांत को एक बेल्जियम के ईसाई धर्म के पादरी थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि एक 15 मिलियन वर्ष पहले एक तारा था जिसका घनत्व बहुत अधिक था, डेंसिटी बहुत अधिक था। डेंसिटी अधिक होने के कारण, उसका घनत्व मतलब बहुत अधिक होने के कारण वह गुरुत्वाकर्षण भी अधिक होने के कारण, लेकिन उस पर कोई बाहरी फोर्स यानी बाहर से देखिए कैसे हम लोग बाहर से फोर्स लगाए तो फूट गया। यानी उसको भी जो तारा था उसके ऊपर भी बाहरी फोर्स लगता था। बाहरी फोर्स लगने के कारण वह विस्फोट कर गया। विस्फोट करने के कारण वह कई टुकड़ों में बट गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कई कणों में बट गया। कई कणों में बटने के कारण अब वो जब कण आपस में मिलने लगे तो तारा का निर्माण कर लिए, और जो खाली जगह बच गया उसे स्पेस कहते थे, और जो तारा कई कण आपस में मिल गए उसे तारा कहते थे। अब कई तारा मिलकर, हम बतेबे किए हैं कि कई तारा मिलकर कैसे गैलेक्सी का निर्माण किए हैं, और कैसे सुपर क्लस्टर का कई तारा मिलकर गैलेक्सी का निर्माण किए हैं। और कई गैलेक्सी यानी 3 गैलेक्सियों के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। और सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड, सुपर क्लस्टर कई
अंतरिक्ष में बहुत सुपर क्लस्टर हैं, 3-3 ताराओं के ग्रुप को बहुत सुपर क्लस्टर, उसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो वह कई सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड का निर्माण किए। और इसको सिद्धांत मतलब यह कहा गया कि कैसे सिद्ध होगा कि सच में यह सही है कि नहीं है। तो एक हब्बल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हब्बल दूरबीन बनाया और अंतरिक्ष में भेज दिया कि सोचा कि यह बेल्जियम के जो पादरी हैं वो गलत तो नहीं बता रहे हैं। तो उन्होंने दूरबीन बनाया और ऊपर अंतरिक्ष में भेज दिया और वहाँ से देखा कि अभी भी जो ब्रह्मांड हम लोग का विस्तारित हो रहा है, यानी फैल रहा है। अगर यह विस्तारित होना बंद हो जाए और पुनः विस्तारित होना बंद हो जाएगा तो पुनः आपस में आकर जुड़ जाएंगे सब। मान लीजिए जो लड्डू था, फोड़े थे हम लोग, अगर पुनः शांत है तो पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर वैसे ही जो तारा था वह फूटा था, उसको फिर पुनः ला दिया जाए पास में अपने जगह, उसके पास पुनः उसको समेट दिया जाए, तो उसे हम सुपर क्रंच की घटना कहेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उसका अभी तक आज तक नहीं पता चला कि वो बाहरी फोर्स जो था उसको फोड़ा था वह क्या था। मान लीजिए हम लोग लड्डू को फोड़े थे तो हम लोग थे, बाहरी फोर्स हम लोगों का था, यानी हाथ था, उसे फोड़े तो हाथ का पता चलता है। लेकिन अंतरिक्ष में किसी का भी नहीं पता चलता है कि वह कैसे फोड़ा गया, कैसे विस्फोट किया। तो इसको सिद्ध किया हब्बल नामक वैज्ञानिक ने। आई होप आप लोगों को पता होगा कि तारा क्या है और गैलेक्सी क्या है, सुपर क्लस्टर क्या है, तारामंडल क्या है, ध्रुव तारा क्या है, नक्षत्र क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे ब्रह्मांड बना। इन सबको आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।